हे गाइस, वेलकम टू द पाठशाला। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जीएस की एजुकेटर। आपको इकोनॉमिक्स से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। प्रीवियस डे में मैंने क्या किया था, मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि आपकी जनरल स्टडीज़ में आता क्या है ना। और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि सारे के सारे एप्लीकेंट्स जो होते हैं, जो सीजीएल में अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती है। आपने बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी है, विद इंटरेस्ट समझनी है, और उस इंटरेस्ट से पढ़ाने के लिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मैं अपनी भी हेल्प कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्या कर सकूँ, समझा सकूँ। अच्छा, खैर ये है आपका टॉपिक। आप लोग ने अगर देखा होगा कि इकोनॉमिक्स का जो आपने पढ़ा था सेशन, जो बेसिक था, उसमें आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। अगर आपका एक करंट, अगर मैं बोलूँ कि तुरंत फटाफट से क्या हो जाए, एक रिवीजन टाइप का हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास लेने से पहले आप रिवीजन करके बैठेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था। मैंने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी। मैंने बोला था कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसमें आपके जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो एडम स्मिथ हैं। उसमें भी आपका जो इकोनॉमिक्स होता है, ये आपका एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो यानी कि छोटा फर्स्ट सेक्टर होता है, छोटी यूनिट होती है, और मैक्रो जो होती है वो एग्रीगेट ऑफ ऑल स्मॉल यूनिट्स होता है ना। फिर मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अभी क्या है, उसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो कि अपने आप में एक इनकम्प्लीट टर्म है तब तक के लिए जब तक उसके आगे किसी कंपनी की, किसी कंट्री की, किसी सिटी की या किसी कॉन्टिनेंट के आगे नाम उसका ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने माइक्रो सेक्टर के बारे में पढ़ा था। माइक्रो सेक्टर में बेसिकली जो मैंने आपको बोला था क्या, कि डिमांड एंड सप्लाई होता है, आपका कॉस्ट का टॉपिक आता है, आपका मार्केट फॉर्म्स आता है, और कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके बोल देते हैं राइटर। देखिए, आप लोग अभी बिगनर्स हैं, मैं चाहूँ तो आपको डिमांड एंड सप्लाई से भी स्टार्ट करा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों का बेसिकली क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके देखेंगे, तो वो बेसिकली आपका इंडियन इकोनॉमी के साथ में टच होते हुए आ रहे हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो मार्केट में आज भी प्रैक्टिकली आपका है, और आप लोग उन सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ में। कल आप लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया था। आज आपने देखना है क्या, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक, यानी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था इंडिया में यूज़ की जाती है। तो आपके 3 सेक्टर्स होते हैं। मैं इनको लिखूंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्या कि पहला सेक्टर होता है, इसको आप बोलते हो क्या, आपका प्राइमरी सेक्टर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र, सेक्टर यानी कि क्षेत्र और प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, तो आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, इनमें आने वाली जो चीज़ें हैं या आपके जो 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे आपके, उन ऑब्जेक्टिव्स में से आपको उन क्षेत्रों को समझना होगा या फाइनल आउट करना होगा जो आपके क्या होंगे, आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। जैसे कि बेसिकली पहले आप समझ लीजिए, जब आप समझेंगे पहले तो आप बोलेंगे क्या कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है या जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो बेसिकली आपकी नेचर ने हमें प्रोवाइड करी होती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपको क्या हो रही होती हैं, प्राप्त हो रही होती हैं। अब अगर प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं और उनके ऊपर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको आप बोलोगे क्या, प्राइमरी क्षेत्र। यानी कि आपने बोला क्या कि आप लोग अगर करते हैं एग्रीकल्चर का सेक्टर, जो आप बोलेंगे क्या, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका जो कृषि का क्षेत्र है, वो आपका कैसा है, आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसके साथ साथ आप लोग क्या करते हो, फिशरिंग करते हो। फिशरिंग करते हो यानी कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग मत्स्य पालन करते हैं। क्या करते हैं आप लोग, फिशरिंग, ठीक। तो ये भी क्या है आपका, आपका मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ये आपका किस में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। आपका जो आप लोग खनन करते हैं यानी कि आप लोग जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग यानी कि आपका जो उत्खनन या आप लोग बोलेंगे खनन करते हैं, तो ये भी आपको किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर का मैंने नाम बोल दिया है, माइनिंग का बोल दिया है मैंने, फिशरिंग का बोल दिया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका पूछा आता है कि ये निम्न में से कौन सा क्षेत्र होगा। अब क्या है, अगर आप तीनों चीज़ों को देखेंगे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी क्या है, आपकी प्राथमिक क्षेत्र की हैं, और आपको तीनों ही प्रकृति ने प्रोवाइड करी है। लेकिन जैसे आप इस सेक्टर से आप सेकेंड सेक्टर में आप स्विच करोगे या पहुँचोगे, तो आपका जो सेक्टर आएगा उसको आप बोलोगे कौन सा, आपका सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि आपका जो द्वितीय क्षेत्र होता है, यानी कि उसमें क्या आएगा, तो आपके प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो भी चीज़ें, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर यदि हम बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, आप जब बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करते हैं इसी सेकेंडरी सेक्टर से प्राप्त रॉ मटेरियल यानी कच्चे उत्पाद पे,
और आप उसको अंतिम प्रोडक्ट में या अंतिम उत्पाद में जैसे आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप लोग बोलते हैं कि आप लोग सेकेंडरी सेक्टर में हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर से सपोज करिए आप लोग लेके आए थे गेहूं, आप जो गेहूं लेके आए थे, अगर वीट लेके आए थे तो उस गेहूं को आपने क्या किया, आपने इसको चक्कियों में बहुत सारा पीसने के बाद अब ये आपका क्या हो गया, आटे में कन्वर्ट हो गया और आपने इसको क्या किया, आपने इसको एक पैकेट में डाला और पैकेट में डाल करके उसके आगे लेबलिंग कर दी कि सपोज करिए पतंजलि का क्या है, आपका गेहूं है। तो यानी कि वो एक कंपनी का प्रोडक्ट हो गया जिसके ऊपर आपने मशीनों का प्रयोग करके, आपने चक्की का प्रयोग करके उसको क्या किया है, गेहूं को जो रॉ मटेरियल था जो आपको प्रकृति से प्राप्त हुआ था उसको आपने क्या किया, पीसा। अब पीसने के बाद में आप क्या करोगे, इसको सेल आउट करोगे, लेकिन पहले आप उसको रॉ मटेरियल को, कच्चे उत्पाद को अंतिम उत्पाद में यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। कहाँ करोगे, आप सेकेंडरी सेक्टर में करोगे यानी कि द्वितीय क्षेत्र में करोगे। तो मैंने बोला क्या कि प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको अगर आप लोग क्या करते हैं, आप उनको अंतिम प्रोडक्ट्स में यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में या अंतिम उत्पाद में बदलते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता है कहाँ पे, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। तो जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी, कौन सी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक, यानी कि आपका जहाँ पे भी आपका इस प्रोडक्ट को यानी कि किसको, आपके रॉ मटेरियल्स को, किसको, आपके रॉ मटेरियल यानी कि आपके कच्चे उत्पाद को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में, किसमें, आपका फाइनल प्रोडक्ट में यानी कि आपके अंतिम उत्पाद में। तो ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी, आपके सेकेंडरी सेक्टर में। तो इतना क्लियर होगा कि अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या है। अच्छा, आपको एक और चीज़ है, आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आप भारत की बात करेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करेंगे आप, तो इंडिया का वो कौन सा सेक्टर है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया कैसा है, इंडिया कैसा है, आपका भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा है आपका, कृषि प्रधान, यानी कि यहाँ की बहुत सारी जो जनता है, जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, जो किसमें है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे आपके किसान भाई बहन हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका क्या है, बहुत सारी जनता इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इसका जो आउटपुट निकलता है यानी कि इन किसानों की होने वाली जो आय होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई कंपटीशन नहीं होता। और ये चीज़ें आप नोट करेंगे क्या कि मैंने बोला क्या कि जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें बहुत सारी भीड़ क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, और इनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो आपका बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं निकलता, उतने लेवल का नहीं निकलता जितना का आपका निकलता है थर्ड यानी कि टर्सरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का एवरेज होता है कि ये प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर के बीच में योगदान अपना देता है। खैर, आपका जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए मैं उसको बताऊंगी नहीं कि करेंटली आपकी जब जीडीपी का आएगा, अभी जीडीपी भी बताऊंगी, आप लोगों को पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। खैर, अभी क्या करना है, इसका आपने समझ लेना है। प्राइमरी सेक्टर समझा, ये आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है क्योंकि आपका बेसिक चल रहा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपने देखा। ठीक, अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और आप लोग पहुंचेंगे कौन से सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। तो मैं ऊपर वाला सेक्टर हटा रही हूँ और आप लोग नीचे वाला, आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। देखिए, जो आपका टर्सरी सेक्टर होता है, कौन सा, टर्शरी सेक्टर जो होता है यानी कि जो आपका तृतीय क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, मैं टीचर हूँ, ठीक, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो मैं बहुत सारी हैवी मशीन्स का प्रयोग करके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। जब हम लोग क्या करते हैं, जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होती है, पोटेंशियल होता है, आप उसको डिपिक्ट करते हो पब्लिक के सामने और उनको कन्विंस करते हो कि आप हमारी सर्विसेज लीजिए, तो आपका सर्विसेज जो शब्द यूज हुआ है वो आपका कौन से सेक्टर में आता है, आपका टर्सरी सेक्टर में आता है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप अपनी इंश्योरेंस यानी कि आप अपनी योग्यता का, आप अपना उनको कन्विंस करने की पावर का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हो, आप उन लोगों को या पीपल जो कस्टमर्स हैं आपके, उनको आप बोल रहे हो कि आप क्या करिए, आप हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को एक बार यूज़ करिए, तो आपका वो कौन सेक्टर आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तो आपका जो बैंकिंग होता है, क्या होता है, बैंकिंग होता है, जो इंश्योरेंस होता है, आपकी जो मार्केटिंग होती है। अब मैं मार्केटिंग का आपको बताऊं, जैसे थोड़ा सा फनी है ये, मैंने बोला था आपको सेकेंडरी सेक्टर में आप लोग ने क्या किया था, आप लोगों ने बोला था कि आप गेहूं को, मैंने बोला था कि आप गेहूं को लेके आ रहे हैं जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर से लिया हुआ मटेरियल था। आपने उस रॉ मटेरियल को, कच्चे उत्पाद को आपने कन्वर्ट किया किसमें, आटे में, और रामदेव बाबा जी ने उसको क्या किया, उन्होंने उसको पतंजलि का नाम देकर के एक प्रोडक्ट बना दिया। अब ये प्रोडक्ट अगर गोडाउन में रखा रहेगा तो ये कभी भी मार्केट में नहीं आएगा। अब इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना। जब आप मार्केटिंग करोगे तब आपका प्रोडक्ट लोगों की नॉलेज में आएगा कि हाँ एक ऐसी चीज़ भी है, यानी कि पतंजलि का एक गेहूं भी का आटा भी है जो मल्टीग्रेन भी होता है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, इनको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं, आपकी चालू होती रहती हैं। वो मैनेजमेंट का, बिजनेस का टर्म है, उधर नहीं जाना, अभी हमें यहीं पे रहना है। और आपने देखा क्या कि उस कच्चे मटेरियल को यानी कि रॉ मटेरियल को जब गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दिया गया, उसकी पैकेजिंग कर दी गई,
अब उसकी मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग में मैंने बोला थोड़ा फनी से, फनी क्या है इसमें, जैसे रामदेव बाबा जी की बात करूँ, वो हर एक चीज़ में उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी मॉडल को नहीं रखते। वो क्या करते हैं, वो खुद आके खड़े हो जाते हैं कि अगर पतंजलि का केश कांति लगाइए तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, तो उनके अपने आप से बाल अच्छे हैं। अगर वो बोलें कि पतंजलि का एलोवेरा जूस लीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि वो फिजिकली योगा इतना करते हैं, तो इतने वेल फिटेड हैं, तो उनको किसी मॉडल की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप से मार्केटिंग कर लेते हैं। यानी कि टर्सरी सेक्टर में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो देखा ना आपने, तो आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, जो आपका मार्केटिंग सेक्टर है, ये सारे के सारे जहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, या हम किसी चीज़ को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आपका वो कौन सा सेक्टर हो जाएगा, आपका टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। तो ये 3 आपके क्या है, आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, और जिसमें आपका टर्सरी सेक्टर है, इसका जो आउटपुट है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है ना। इसमें लोग जो हैं वो कम इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब तो ज़्यादा हो गए हैं। लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ गया है, और इसका जो आउटपुट है वो भी बढ़ गया है। और इसी के थ्रू, इसी बेसिक इसी सेक्टर के थ्रू आप लोग क्या करते हो, जो 2-4 टॉपिक हैं, जैसे आप देखोगे क्या, आप लोग देखोगे इन्फ्लेशन, है ना, आप लोग देखोगे एम्प्लॉयमेंट। तो ये वो चीज़ें हैं, मैंने बोला बड़े सेक्टर में, बड़े एरिया में बात कर रहे हैं। किसी कंपनी के अंदर सिर्फ सिंगल एक यूनिट होगी तो उस कंपनी के अंदर आपका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल पे होता है, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक भाग है, क्योंकि आप सिर्फ एक किसान की बात नहीं करते, आप बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो आपके फार्मर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। उसके साथ में आप लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखेंगे तो आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें बहुत सारे लेबर वर्कर होते हैं। सिंगल यूनिट यानी कि सिंगल एक इंडस्ट्री में नहीं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जो वर्किंग आपकी जो होती हैं, जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, जो आपके लेबर्स होते हैं, उन सभी का काम देखा है। तो ये लार्ज स्केल पे चल रहा है, मैक्रो सेक्टर पे चल रहा है, इसलिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था। अभी क्या करते हैं, आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी सेक्टर में आपका नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको रॉ मटेरियल बोल दिया गया, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, यानी कि माइनिंग हो गया, आपका फिशरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ गए, जिन्होंने क्या किया, जो आपके प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त रॉ मटेरियल था उसको कन्वर्ट किया आपके फाइनल प्रोडक्ट में, यानी कि अंतिम उत्पाद में। एंड थर्ड आपका जो आया कौन सा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट था उसकी आपने क्या करी, मार्केटिंग करी, आपने बैंकिंग अगर करी, लोगों को कन्विंस किया विदाउट एनी लार्ज मशीन्स, ठीक, और टूल्स, और आपका क्या है, आपका जो इंश्योरेंस है, आपका मार्केटिंग है, ये भी किस में आ जाएंगे, आपकी टर्सरी सेक्टर में। अभी क्या करते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया, इसके साथ में 2 टर्म होते हैं। एक देखिए, एक होता है आपका क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इन दोनों में अंतर पूछा जाए कि क्या होता है तो कौन बताएगा, नहीं नॉर्मली देखिए कौन क्या बताएगा, मैं ही बताऊंगी। अभी देखना है क्या कि आपके ये तो थे सेक्टर्स, अभी आपके 2 टर्म है। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके विश्व में, आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए पहला जब आप बात करेंगे किसकी, आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, इसको आप लोग नोट करके लिखेंगे कि नोट है, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब होता है। देखिए एक टर्म होता है जीडीपी, जीडीपी यानी कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जब आप जीडीपी की बात करते हैं, जब बात करते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसमें क्या होती है, ग्रोथ इन जीडीपी। किसमें, जब आपकी जीडीपी में ग्रोथ होती है, या इंक्रीमेंट या ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी, जब आपकी जीडीपी में वृद्धि होगी तो आप बोलोगे क्या हो रही है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब आप इसको इसी की जगह में आप देखोगे क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या देखोगे आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। जब आप इसकी बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है। आप क्या लिखोगे, ग्रोथ इन जीडीपी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल इनकम का टॉपिक है, इसको आप पूरा पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हो। ग्रोथ इन जीडीपी प्लस आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर किसी मानव का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपके क्या होते हैं, आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं। कि अगर आपका कोई देश की बात करेंगे कि क्या यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है कि नहीं है, क्योंकि मैक्रो सेक्टर में चल रहा है, तो आप क्या देखोगे, आप 3 पैरामीटर्स देखोगे कि उनका क्या है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कि वो लोग का रहन सहन कैसा है। अगर किसी देश के रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है तो मानते हैं क्या कि एक फैक्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। देन आप लोग देखते हैं क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, यानी कि आपकी जो लाइफ है, यानी कि जैसे आपका इंडिया में एवरेज लाइफ आपकी 67 ईयर्स हो गई है, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी आपका निर्धारित करती है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि सेकंड ऑप्शन होती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको आप बोलते हो क्या, लिटरेसी, यानी कि
आपकी 3L, ये तीनों L मिल करके डिसाइड करते हैं कि क्या एक कंट्री का में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी GDP का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो रही है, तो आप बोलते हो क्या कि आपकी कंट्री में क्या हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो सिर्फ आपका जब GDP में ग्रोथ हो रहा होगा, यानी कि पैसे, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन उस पूरे योगदान के साथ साथ में आपके लोगों की जीवन की प्रत्याशा, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि उनका जो रहन सहन है, और अगर उनमें एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो वो देश आपका कैसा नहीं कहलाएगा, वो देश आपका इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं कहलाएगा। तो आपने क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तीन चीज़ें नहीं समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कोट किया है। देन आपका, क्योंकि मैक्रो लेवल चल रहा है, पहले आप लोग मैक्रो लेवल कंप्लीट करेंगे और तब तक आपको सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आ चुका होगा कि आप लोग डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सारे के सारे इन्फीरियर, सुपीरियर, ग्रिफिन गुड्स, जो गुड्स होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, उनको भी आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको नोट डाउन करना होगा इसलिए, है ना। और बाकी मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ, आप सुन सकते हो, आराम से समझ सकते हो। अभी इसको हटा रही हूँ और आप लोग पहुंचेंगे किसमें, आपका जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आपका मैक्रो लेवल का, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे इकोनॉमिक टर्म्स कंप्लीट हो जाते हैं, उस सेक्टर को आप क्या करोगे, पढ़ोगे। तो आइडिया है उस सेक्टर के बारे में किसी को भी, बेसिकली सभी को होगा। अभी आपने देखना है क्या, देखिए भाई, जब बात करते हैं उस मैक्रो लेवल की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, आप बोलते हो उसको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं, आपका जो टॉपिक है उसको बोलते हैं भारतीय वित्तीय बाजार। तो पहली चीज़ तो मैं यही पूछती हूँ कि बाजार का मतलब क्या होता है, ऐसा क्या जगह होती है, इसको आप बोल देते हो मार्केट। तो मार्केट होने के लिए क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि पहली चीज़ वहाँ पे सेलर होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, आपका वो व्यक्ति होना चाहिए जो आपका क्या कर रहा है, चीज़ों को सेल आउट कर रहा है। उसके साथ साथ में आपका होना चाहिए बायर, यानी कि जो चीज़ों को क्या कर रहा होता है, खरीद रहा होता है। इसके साथ साथ में आपका होता है एक और टर्म जिसको आप लोग बोलते हो आपकी मनी, यानी कि पैसा तो होना चाहिए, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो करेंसी, आपकी जो मनी है वो होनी चाहिए। और एक होता है आपका क्या, चार ही टर्म्स होते हैं बेसिकली, आपका ऑथेंटिक प्लेस, क्या होना चाहिए, प्लेस। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें, ऐसे जैसे मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे घर के सामने से अगर कोई वेंडर निकलता तो मैं नहीं कह सकती कि वो क्या है, आपका मार्केट है या मेरे घर के सामने मार्केट है। अगर एक ही जगह में बहुत सारे लोग किसी चीज़ का लेन देन करते हैं, किसी चीज़ के प्लेस पे, यानी कि धन का लेन देन हो रहा है, या आपका बोलेंगे किसी प्रोडक्ट के लिए आप धन दे रहे हो, एक व्यक्ति दे रहा है, एक व्यक्ति ले रहा है, एक निश्चित जगह पे ले रहा है, तब आपका वो स्थान कहलाएगा मार्केट। ऐसे सड़क में चलते हुए किसी ने भी कोई भी सामान ले लिया तो वो मार्केट नहीं कहलाएगा, है ना। तो मार्केट होने के लिए चार चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ में आपका प्रोडक्ट भी ले सकती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में, तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मनी होगा, उसमें प्रोडक्ट नहीं होगा। अब एक और चीज़, ये तो हो गया सेलर, बायर, मनी, प्लेस एंड प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में एक और टर्म होता है, इसका नाम है क्या, बार्टर, बार्टर सिस्टम। आपको बताऊं क्या कि बार्टर सिस्टम जो होता है इसको बोलते थे क्या, वस्तु विनिमय। क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, या प्रणाली यानी कि सिस्टम। तो ये होती क्या थी, देखिए पहले क्या था कि हम लोगों की कोई मुद्रा निर्धारित नहीं थी, कि आपका अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन रुपी चल रहा है, आप बात करेंगे अमेरिका की तो वहाँ पे अमेरिकन डॉलर चल रहा है, आप जाएंगे पाउंड चल रहा है या यूरो चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, आपका येन चल रहा है जापान में, तो या युआन चल रहा है चाइना में। तो इतनी सारी करेंसी हर एक देश ने अपनी अपनी बना के रखी हुई है। और आप जब ग्लोबली बात करते हो, क्योंकि आप यानी कि इंडिया है हर एक चीज़ से, भौगोलिक रूप से आपका हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, या आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता। जैसे कि बात करी जाए क्या, अगर देखा जाए इंडिया है आपका 25 क्रॉप्स में नंबर 1 प्लेस पे आता है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें एशिया की एक और कंट्री का जिसका नाम है चाइना, तो चाइना जो है वो आपका 100 क्रॉप्स में क्या होता है, नंबर 1 प्लेस पे आता है। तो अब हमें क्या है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, जैसे सपोज करिए आपके पास ऑयल नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑयल बॉट करते हो, बाई करते हो कहाँ से, अलग दूसरे देशों से जहाँ पे तेल भरपूर मात्रा में है। हमारे देश में पानी है,
तो उन देशों को हम लोग क्या करते हैं, हालांकि अभी नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी देते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने क्या किया, जापान से यूरेनियम लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें से हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हमारे पास कोयला है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोयले का प्रयोग करके बिजली का निर्माण करते हैं। लेकिन क्योंकि उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग उस चीज़ को लें, यानी कि हम यूरेनियम लें, ताकि जिससे हम क्या कर सकें, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। हम विंड एनर्जी का प्रयोग करें, हम थर्मल एनर्जी का प्रयोग, थर्मल नहीं, आप वाटर एनर्जी का प्रयोग करें। तो इन सारी की सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें। तो होता क्या है कि पहले ही सारी की सारी प्रणालियाँ नहीं थी, देशों के पास में अपनी अपनी करेंसी नहीं थी, लेकिन ट्रेड करना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, एक सिस्टम यूज़ करते थे जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मेरे पास बकरी है और आपके पास क्या है, आपके पास है चावल, तो मैं बकरी और चावल का क्या कर लेते थे, एक्सचेंज। या मैं क्या करती थी, मेरे पास आटा है और आपके पास चावल है, तो हम लोग अपनी आटे का और चावल का क्या कर लेते थे, एक दूसरे से विनिमय कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि इनकी यूनिट क्या होगी, इनका पैमाना क्या होगा, किस चीज़ को हम ज़्यादा माने, कि चावल की वैल्यू ज़्यादा है कि आटे की वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि नहीं, वी शुड मेंटेन अ करेंसी, कि हम लोगों को क्या बनानी चाहिए, अपनी करेंसी बनानी चाहिए। तब से आपका क्या हुआ, करेंसी का जो नियम है वो स्टार्ट हो गया। लोग क्या करने लगे, करेंसी के थ्रू में चीज़ों को क्या करने लगे, खरीदने लगे। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी तब जब हमने मार्केट में चीज़ों को खरीदना बेचना चालू किया। अभी अगर बात कर रहे हैं कहाँ की, आपकी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, तो यहाँ पे जो मार्केट है ये क्या है, कहाँ पे है, आपका इंडिया में। तो प्लेस तो निर्धारित हो गया कि इंडिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को ले रहे हो, बेच रहे हो। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, फाइनेंस की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, वित्त की बात हो रही है। यानी कि आपके पास एक पोर्शन ऐसा भी होता है जिनके पास बहुत सारी मात्रा में धन है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन नहीं होता। तो जिनके पास बहुत सारा होता है, जिनके पास बिल्कुल नहीं होता, उन लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, धन का लेन देन करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे कि मैंने चाइना का और इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास सिर्फ 25 क्रॉप्स हैं, उनके पास 100 क्रॉप्स हैं, वो नंबर 1 प्लेस पे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते थे। ठीक इसी तरीके से आपकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो अपनी धन आपको देते हैं और आप क्या करते हो, अपनी धन की आवश्यकता की पूर्ति करते हो। किसके द्वारा, उस ग्रुप के द्वारा। तो आप क्या बोलोगे, क्या अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए किसकी, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, कि वह भारतीय वित्तीय बाजार, क्या बोलोगे, वह भारतीय वित्तीय बाजार जहाँ पे मनी सरप्लस और मनी डेफिसिट, ये दो सेक्शंस हुए, ग्रुप्स हुए। एक हुआ मनी सरप्लस यानी कि जिनके पास धन की अधिकता है, और एक हुआ आपके मनी डेफिसिट यानी कि जिनके पास धन की क्या है, अभाव है, कमी है। तो जब वैध गो ग्रुप, जब धन की जहाँ पे कमी है और अधिकता है, उन दोनों के बीच में धन का लेन देन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के फॉर्म में, यानी कि ब्याज के फॉर्म में, या आपका बोलेंगे डिविडेंड यानी कि लाभांश के रूप में। तो उस मार्केट को बोलते हो आप कौन सा मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आपको बायर समझ में, आपको मार्केट समझ में आया होगा कि मार्केट होने के लिए सेलर, बायर, मनी, प्लेस और प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनेंस ही है। तो अभी क्या करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं और आप क्या करोगे, इसको समझोगे। मैंने बोला क्या, समझ लेंगे फिर से। बार्टर सिस्टम भी आपको समझ में आया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। आप बोलोगे क्या, वह भारतीय वित्तीय बाजार जहाँ धन अतिरेक का मतलब होता है आपका क्या, मनी सरप्लस। क्या होता है, मनी सरप्लस, यानी कि जहाँ पे क्या है, धन की अतिरेकता है यानी कि अधिकता है। वह भारतीय वित्तीय बाजार जहाँ धन अतिरेक यानी कि मनी सरप्लस तथा धन अभाव यानी कि आपका क्या होता है, इसका मतलब मनी डेफिसिट। ठीक, धन अतिरेक तथा धन अभाव पक्षों के बीच, पक्ष यानी कि जो ग्रुप्स बन रहे हैं, पक्षों के बीच में किसका लेन देन हो रहा है, धन का लेन देन होता है। क्या कहलाएगा, भारतीय वित्तीय बाजार। सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपने पढ़ना है क्या, याद भी नहीं करना है, समझ लेना है, क्लास में यहीं पे समझ लिया आपने क्या, कि वह भारतीय वित्तीय बाजार जहाँ पे धन अतिरेक और धन अभाव पक्ष के बीच में धन का क्या होता है, लेन देन होता है। या वह भारतीय, दैट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट वेयर मनी सरप्लस एंड मनी डेफिसिट साइट्स एक्सचेंज मनी, उस मार्केट को क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बोलते हो। अब क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, इसमें जो बेसिकली जो धन का लेन देन हो रहा है किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे क्या, जो धन का लेन देन होता है, ये आपका धन का लेन देन इंटरेस्ट यानी कि आपका ब्याज,
और आपका डिविडेंड यानी कि लाभांश के रूप में होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अभी देखिए आपको ये समझ में आ गया। अभी इसकी क्या करेंगे, आप टाइप्स भी पढ़ेंगे कि आपका जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है क्या इसके प्रकार भी हैं, इसके टाइप्स भी हैं, तो आप टाइप भी पढ़ने वाले हो। इसको मैं हटा रही हूँ, समझ में आया होगा सभी लोगों को। देखिए भाई अभी हटा रही हूँ मैं, फिर से देख लीजिए। वह भारतीय वित्तीय बाजार जहां धन अतिरेक यानी कि मनी सरप्लस तथा धन अभाव यानी कि मनी डेफिसिट पक्षों के बीच धन का लेन देन होता है, उस मार्केट को बोलते हो आप इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है इसमें जो धन का लेन देन होता है ये ब्याज यानी कि इंटरेस्ट तथा आपके डिविडेंड यानी कि लाभांश के फॉर्म में होता है, उसके रूप में होता है। अभी देखिए, अभी आपने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो आपका ये जो भारतीय वित्तीय बाजार है या मार्केट है ये क्या होता है, ये आपका दो प्रकार का होता है। यानी कितने टाइप्स का होता है, आपका 2 टाइप्स का होता है। तो इसमें आपका जो एक टाइप है उसको आपने बोला है क्या, देखिए भाई, एक होता है आपका मनी मार्केट। कौन सा मार्केट, मनी मार्केट। और दूसरा होता है आपका कौन सा, आपका होता है कैपिटल मार्केट। 2 मार्केट हो गए, है ना। तो मनी मार्केट इसको आप लोग बोलते हो क्या, आप बोलते हो इसको हिंदी में मुद्रा बाजार। और जो आपका कैपिटल मार्केट होता है इसको आप लोग बोलते हो पूंजी बाजार। देखिए भाई अब क्या होता है, ये जो आपका मनी मार्केट होता है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, या 2 टाइप्स का होता है या प्रकार का होता है। एक इसमें आता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ठीक। और दूसरा होता है कैसा, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। पहले इसका एक चार्ट देख लेंगे, समझ लेंगे। आप पढ़ोगे क्या क्या इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे किसके बारे में, अगर आप कैपिटल मार्केट के बारे में देखोगे तो ये जो कैपिटल मार्केट होता है इस कैपिटल मार्केट में भी आप 3 चीज़ों के बारे में या 3 जगहों के संस्थानों के बारे में पढ़ने वाले हो। जिसमें पहले हैं आपके कौन से इंस्टीट्यूट्स, आपके हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक। कौन कौन से हैं मैं बताऊंगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या, बैंक्स। ये सेक्शन बहुत बड़ा है और आपने सारे का सारा चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद है आपका क्या, आपका सिक्योरिटी मार्केट। कौन सा मार्केट, आपका सिक्योरिटी मार्केट। तो ये 3 पढ़ोगे आप किसमें, कैपिटल मार्केट में। अब डिफरेंस क्या है, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग सिर्फ धन का लेन देन कर रहे थे, लेकिन जब इस धन के लेन देन में आप लोग टर्म्स को भी ला देते हो, यानी कि टेन्योर को ले आते हो, समय को ले आते हो, तो ये मार्केट्स में क्या कर देता है, चेंजमेंट कर देता है। यानी कि अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो फिर से क्या बोलूंगी कि वह भारतीय वित्तीय बाजार जहां धन अतिरेक तथा धन अभाव पक्ष के बीच में धन का लेन देन 1 से 364 दिनों के बीच में होता है, ठीक, डेज के बीच में होता है, तो उसको आप लोग बोलते हो कौन सा मार्केट, आप लोग बोलते हो उसको मनी मार्केट। बहुत समझने में आसान था कि वह भारतीय वित्तीय बाजार जहां पे धन का लेन देन 1 से 364 दिनों के बीच में होता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट, यानी कि पूंजी बाजार, यानी कि मुद्रा बाजार। इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, या मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, वर्किंग कैपिटल मार्केट। कौन से कैपिटल मार्केट, वर्किंग कैपिटल। जिस धन का प्रयोग आप लोग मनी मार्केट में करते हो इसको आप लोग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हो, ठीक। फिर अगर आप बात करोगे कैपिटल मार्केट की तो आपको टर्म्स का समझ में आ गया कि इतने समय लगता है तब आपका मनी मार्केट कहलाता है। इसके अलावा आप अगर बात करोगे कैपिटल मार्केट की तो बोला क्या, यहाँ पे 1 से 364 दिन थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मोर देन 365 डेज। यानी कि वह भारतीय वित्तीय बाजार जहां पे धन का लेन देन धन अतिरेक या मनी सरप्लस और मनी डेफिसिट साइड्स के बीच में या पक्ष के बीच में मोर देन 365 डेज में होता है तो उसको बोलते हो आप कैपिटल मार्केट। जैसे कि आपने सुना होगा कि बोलते नहीं है, मुझे मेरी बेटी की शादी करानी थी तो मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी लगा डाली। अगर पूंजी की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, यानी कि उस पूंजी को बनाने में, जोड़ने में भी आपको बहुत सारा समय लगा हुआ है, बहुत सारा टाइम आपने दिया है उसको छोटी छोटी रकम को इकट्ठा करके एक बड़ी रकम में कन्वर्ट करने में, तो वो आपकी क्या होती है, पूंजी में होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको बोल दिया गया कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी मार्केट। अब क्या होता है कि जब आप बात करते हैं मनी मार्केट या वर्किंग कैपिटल मार्केट की तो इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक बोलते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट और एक बोलते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट। आपको बताऊं, जैसे ये जो बैंकिंग का सिस्टम इंडिया में चल के आया, ये बोलेंगे या धन के लेन देन का सिस्टम चल गया, भाई ऐसा नहीं है ना कि आज की डेट में हम लोग के खर्चे बदल गए हैं, बढ़ गए हैं, तो हम लोग को पैसे की आवश्यकता पड़ती है एक से दूसरे के लिए। ये चीज़ें बहुत पहले से वर्क कर रही हैं, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आज से हो गया। तो पैसा तो आपको हमेशा से रिक्वायर्ड था, हमेशा से। तो अब प्रीवियस टाइम में जब आपका, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी हो मदर इंडिया,
तो मदर इंडिया में आपने पूरी की पूरी कहानी में यही है कि माँ होती है, उनके बच्चे होते हैं और माँ के ऊपर आपका क्या होता है कि पैसे का कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो वो क्या करते हैं अपने कंगन गिरवी रख करके चली जाती हैं। तो बिरजू होते हैं, सुनील दत्त होते हैं उसमें। कहानी पिक्चर की नहीं सुना रही हूँ मैं, एक आपको रिलेट करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको इसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो अपने कंगन दे देती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कंगन वापस लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो बहुत सारा कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे जो जमींदार लगाते हैं उस लेडी से, जो मदर इंडिया थी। तो जब आपके ऊपर बहुत सारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा है आपके प्रिंसिपल पे, तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं था कि आपसे इसमें अभी इतना लूंगा, मैं अभी इतना लूंगा, अभी इतना लूंगा। होता था क्या कि आपके यहाँ किसान ही, जैसे इंडिया भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान ही एग्रीकल्चर ही सेक्टर जो आपका था वही वर्क करता था, और कोई बहुत सारे काम नहीं थे लोगों के पास में। तो उसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत सारा लोन हो जाता था, और आपके जो किसान हैं वो इसीलिए बहुत प्रीवियस टाइम से कैसे हैं आपके बोलेंगे गरीब हैं। अभी क्या हो रहे हैं, आपके जो किसान हैं वो आपके रिच होते चले जा रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, मतलब हो जाएंगे। अगर ऐसा बोला गया कि उनको 2022 तक उनकी आय का डबल कर देना है, ये मोदी सरकार का आपका क्या है प्लान चल रहा है। करंट भी आपको देखनी है, मैं फिर बोल रही थी करंट बहुत ज़रूरी होती है, डेली टू डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। फिर आपने देखना है क्या कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, यानी कि जो वो जमींदार होते थे जिनसे हम लोग अपनी पैसा उनसे उधार लेते थे और वो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता था, तो उसको बोलते थे अनऑर्गेनाइज मार्केट। और इस अनऑर्गेनाइज मार्केट की वजह से हमारे क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज मार्केट ने जन्म लिया, और इसी ऑर्गेनाइज मार्केट को बोलते हो बेसिकली आप क्या, कॉर्पोरेट मार्केट। क्या बोलते हो आप लोग, कॉर्पोरेट। तो इसीलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, वहाँ पे हर एक इंसान का, हर एक सिस्टम का, हर एक दिन का, हर एक सेकंड्स का भी क्या होता है, ब्यूरो होता है। तो ये था आपका मनी मार्केट, जहाँ पे धन का लेन देन 1 से 364 दिनों के बीच में हो रहा है। इसके अंदर आपका अनऑर्गेनाइज मार्केट आया, एक आपका ऑर्गेनाइज मार्केट आया। अगर मोर देन 365 डेज की बात करें तो आपका जो कैपिटल मार्केट है, बेसिकली इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और आपने पूरा का पूरा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने वाला है, समझाऊंगी मैं, मेरी बातों को सुनिए, लेकिन आपको लिखना उतना ही है, ज़्यादा नहीं लिखना। बैंक्स आएंगे, आपके सिक्योरिटी मार्केट आएगा। अभी क्या है, इस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी क्या हुआ, आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हम लोग पैसे सिर्फ बैंक से लेते हैं, हमारे पास और भी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, मार्केट से पैसा उगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट से भी पैसा क्या किया जाता है, लिया जाता है। जो मार्केट में है आपको पैसा देगा, लेकिन वो कोई बैंक नहीं होगा, है ना। इसीलिए आपके पेमेंट बैंक्स बने, बाद में उनको पेमेंट बैंक्स दे दिया गया था, जैसे बंधन बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। खैर, अभी आते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यही जो आपका मनी मार्केट है, इसमें कुछ आपके यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। क्या यूज़ होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेंगे हम लोग। देखिए भाई, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वो साधन, वो तरीके जिनका यूज़ करके आप लोग क्या करते हो, आप लोग मार्केट से पैसा ले लेते हो। तो आपका क्या है, आपका एक होता है, इसी में आप क्या लिखोगे आगे चल के, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल, क्या होता है आपका ट्रेजरी बिल। अच्छा, अब ये जो ट्रेजरी बिल की बात करें तो आपने सुना होगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि यूएसए की यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स को बहुत ज़्यादा बाई करके रखा हुआ है, किसने, चाइना ने, है ना। तो जब आप ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं बेसिकली जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब धन की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे की जब ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, अपने ट्रेजरी बिल्स निकालती है। और ये जो ट्रेजरी बिल्स आपके निकाले जाते हैं, ये आपके निकलते हैं 91, 182 और 364 डेज के, यानी कि इन्हीं का जो टेन्योर होता है वो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन का होता है, जिनमें वो लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेजरी बिल्स निकालते हैं। किसने निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस ट्रेजरी बिल के अलावा भी आपके क्या होते हैं, और भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि आपका क्या है, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। ये क्या होते हैं, जब बैंक्स को पैसे की नीड होती है तब आपके सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जनरेट किए आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तब आप इसको यूज़ करोगे। आपके पास होते हैं कमर्शियल पेपर्स। क्या होते हैं आपके, कमर्शियल पेपर्स, ठीक। कमर्शियल पेपर्स के साथ में आपके आते हैं कमर्शियल बिल। इन कमर्शियल बिल्स के साथ में आपके आते हैं क्या, आपने सुना होगा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं ये भी शॉर्ट टर्म के होते हैं, और इसीलिए ये भी किस में आते हैं, आपके मनी मार्केट के रेपो एंड रिवर्स रेपो आपके किस में आएंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट आएंगे, किसके, आपके मनी मार्केट के। इसके अलावा भी आपके होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलोगे क्या, कॉल मनी मार्केट। क्या बोलोगे, कॉल मनी
मार्केट। बहुत ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन बस इनके ऑब्जेक्टिव से पूछे आते हैं कि ये कौन कौन से हैं, तो इसलिए मैंने आपको नाम लिखवाए कि आपका ट्रेजरी बिल हुआ, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, आपका कमर्शियल पेपर हुआ, आपका कमर्शियल बिल हुआ, आपका कमर्शियल बिल के बाद में आपका 5th नंबर पे हो गया रेपो एंड रिवर्स रेपो, 6th नंबर पे हो गया आपका कॉल मनी मार्केट, और आपका जो 7th नंबर है इसमें आप बोल सकते हो क्या, आपका म्यूचुअल फंड। तो ये जो आपका म्यूचुअल फंड होता है ये भी आपका यूज़ होता है किसमें, आपका एज अ वर्किंग कैपिटल किसमें, आपके मनी मार्केट में। तो ये तो थे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स किसके, आपके मनी मार्केट के। अगर आप आएंगे किसमें, इंस्ट्रूमेंट्स के ऑफ मनी मार्केट के बाद में आप आएंगे अगर कैपिटल मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, ये जो आपका मनी मार्केट था जिसमें से भी आपने जो पढ़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, ये आपका 1986 में आपका क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और आपकी एक कमेटी बनी थी जिसको आप बोलते हो एस चक्रवर्ती कमेटी। बहुत ज़्यादा अगर आप और भी डेप्थ में जाएंगे तो आपकी एस चक्रवर्ती कमेटी थी, 1985 में बनी थी। इस कमेटी की सिफारिश में ही आपका क्या किया गया था, 1986 में इन सारी की सारी चीज़ों को स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे, इंडिया में, कि ट्रेजरी बिल्स आप स्टार्ट कर रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें 1986 के बाद ही आपकी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई, ऑन फ्लो आई थी। उसके साथ में आपका क्या हुआ था, ये इन्होंने सिफारिश करी थी कि हमें इस एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की भी क्या है, आवश्यकता है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो चल रहा था उसके साथ में हमें एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की भी क्या है, आवश्यकता है। और इस समिति पे 1987 में एक कमेटी बनी थी, इसको बोला था वाघुल कमेटी। तो वाघुल कमेटी ने ही प्रॉपर क्या कर दिया, आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को स्ट्रक्चर खड़ा करके रख दिया। चलिए भाई, इसको आपको समझ में आया होगा कि वर्किंग कैपिटल मार्केट जो होती है, यानी कि जो मनी मार्केट होता है, वो 1 से 364 दिनों के बीच में उसमें धन का लेन देन होता है, धन अभाव और धन अतिरेक पक्ष के, यानी कि मनी सरप्लस और मनी डेफिसिट मार्केट के बीच में। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, कमर्शियल बिल होते हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो होते हैं, आपकी कॉल मनी मार्केट और आपका म्यूचुअल फंड भी होता है। चलिए भाई, अभी आप लोग आओगे किसमें, आप लोग आओगे कैपिटल मार्केट में। तो आपको पता है सभी लोगों को पहले से कि वह भारतीय वित्तीय बाजार जहाँ पे धन का लेन देन मोर देन 365 डेज के अंदर होता है या में होता है, तो उसको आप बोलते हो कैपिटल मार्केट, यानी कि लंबी अवधि लगती है। और इसमें आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स बन करके आते हैं। टॉपिक अच्छा खासा बड़ा है ये, और मैंने इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ में आप लोग पढ़ते रहो। भाई देखिए, अभी मैं इसको हटा रही हूँ, इसकी अभी हेडिंग की नीड नहीं है। अभी आपने पढ़ना है क्या, आपने पढ़ना है कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट जिसमें आपने देखा क्या कि मैंने 3 चीज़ें बोली थी कि आप पढ़ोगे बैंक्स के बारे में, आप पढ़ोगे किसके बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और आप सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पढ़ोगे। तो पहले आप देखोगे किसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो जब आप फाइनेंशियल मार्केट के, यानी कि सारा का सारा एक मार्केट बना हो जहाँ पे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इस फाइनेंशियल मार्केट को भी मैंने क्या किया, आपका कन्वर्ट किया, या मैंने बोला ब्रेक किया आपके 4 टाइप्स में। तो एक हुआ आपका क्या, एक हुआ आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक, यानी कि आपके ऑल इंडिया लेवल पे जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं वो किस मार्केट में आते हैं, आपके फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, जो कि आपका सब हेड है किसका, आपका कैपिटल मार्केट का, यानी कि पूंजी बाजार का। फिर इसके साथ में आते हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट के साथ में आपके आते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स। कौन से इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक। उसके साथ साथ में आपके आते हैं क्या, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। और उसके साथ में आते हैं आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके किस में आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि सारा का सारा धन का लेन देन होगा मोर देन 365 डेज में। तो पहला मैंने बोला क्या कि आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली वो आपका फंक्शन करते हैं, वो आपका वर्क करते हैं क्या करने के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज़ को लोन देने के लिए। क्योंकि अगर किसी भी देश का, किसी भी GDP का ग्रोथ करनी है तो उस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपने देखा क्या, मैं सीक्वेंस में लिखूंगी, और सीक्वेंस में लिखने के लिए मैं ईयर लिखूंगी, और ये इस सेक्शन को अभी भूलना है आपको, अभी इस सेक्शन पे फोकस नहीं करना, अभी फोकस करना है किस सेक्शन पे, आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं ईयर लिख रही हूँ, पहला है 1948, सेकंड है 1955, आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। थर्ड है आपका 1964, फोर्थ है आपका 1990 एंड लास्ट है आपका 1997। और आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा IFCI के बारे में, ठीक, आपने सुना होगा
ICICI के बारे में, आपने सुना होगा IDBI के बारे में, आपने सुना होगा SIDBI के बारे में, और उसके साथ में आपने सुना होगा IIBI के साथ में। ठीक, तो इतने सारे क्या हैं आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। इन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का फाउंडेशन पीरियड आपसे ईयर पूछा जाता है, तो इनकी फुल फॉर्म भी पता हो। कई बार बोल दिया जाता है कि IFCI का गठन कब हुआ था, आपने बोला 1948 में हुआ था। और दूसरी तरीके से अगर ये पूछेंगे आपसे तो पूछेंगे क्या कि जो IFCI है इसमें C का मतलब क्या है, तो ये क्या हाईलाइटेड हो रहा है, C क्या है, तो आपका क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग में या इंडस्ट्रीज के लिए आपका क्या किया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है वो किसके थ्रू दिया जा रहा है, आपका इसी के थ्रू दिया जा रहा है। तो आपने बोला क्या, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए भाई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं हटा दूंगी। नेक्स्ट है आपका ICICI बैंक। आपको बता दूं कि इंडिया में कुछ बड़े बैंक्स हैं जो आपके उसमें आपका यही आता है, जैसे आपका SBI बड़ा बैंक है, आपका ICICI बड़ा बैंक है, और उसके साथ में आपका HDFC भी एक बड़ा बैंक है। अगर इन तीनों बैंक को देखा जाए तो इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, जिसमें से आपका ICICI आएगा, और इसका फाउंडेशन ईयर था 1955 में। और इसका फुल फॉर्म लोगों को नहीं याद होता, और ये याद करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर मैंने बोला कि आपसे पूछा जाता है कब क्या किया जाता है। तो ICICI क्या होगा आपका, देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। ऊपर दो का हो गया है, इधर वाला हटा रही हूँ मैं ताकि आप लोग क्या कर सकें, नीचे का भी लिख सकें। वैसे बहुत सिंपल है। अगर IDBI के बारे में बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI की बात करेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI के बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कब इसका फाउंडेशन हुआ था, 1919 में हुआ था। और आपको बताऊँ कि यूपी के लखनऊ शहर में इसका क्या हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है। तो अगर आप प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो इन सभी के आपसे हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन SSC में इनके हेडक्वार्टर्स नहीं पूछे जाते, तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं। तो आपका उसके बाद में क्या है, आपका है IIBI यानी कि IIBI यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सब में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री, सब में आप देख रहे होंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो आपका लोन प्रोवाइड करता है वो हो गया आपका SIDBI। इंडस्ट्रीज को जो लोन प्रोवाइड करता है वो हो गया आपका IDBI। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है, आपका जो भी आपकी जो मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपके बहुत बड़े होते हैं, जिनमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, बेसिकली आपकी ये री इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि ये पुनर्वित्त संस्थान हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको वित्त प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपना जो टारगेट आपने रख के रखा हुआ है, जो आपको अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी है, उसका आप क्या करें, उसके लिए धन को इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद में देखिए फुल फॉर्म लिखने की नीड लिख देती हूँ। इधर वाला देख लिया होगा आप लोगों ने, देखिए अभी क्या है कि जो आपका IDBI है इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और SIDBI में जो आपका S लगा हुआ है इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपने स्मॉल लगाना है, बाकी पूरा IDBI क्या होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। SIDBI कब बना, 1990 में। अगर IIB की बात करी जाए तो आपका क्या हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था आपका क्या, आपके थे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा भी आपने सुने होंगे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका एग्जिम यानी कि आपका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये कैसा है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। ये भी आपका क्या है, ये आपके RBI द्वारा सेट किए जाते हैं कि ये आपके वित्त संस्थान हैं जिनको गवर्न करता है आपका RBI। तो बोलेंगे क्या कि एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो कि आपका 1982 में बना था, आपका किसका है, आपका बोलेंगे क्या कि RBI द्वारा या केंद्रीकृत या RBI द्वारा कैसा है, ये आपका गवर्न होता है, उसको दिशाएं प्रदान करी जाती हैं RBI के द्वारा। देन आपका क्या है, इसके अलावा आपका है नाबार्ड। क्या है, नाबार्ड यानी कि
नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इंडिया रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए है। बैंकिंग आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, तो उसका भी आपका गठन हुआ था कब, 1982 में। और आपकी जो डेट थी उसका नाम था क्या, 12 जुलाई। तो 12 जुलाई 1989 को, आपका 1982 को क्या हुआ था, नाबार्ड का गठन हुआ था। उसके साथ में आपका क्या है, आपका है NHB, यानी कि आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसका गठन हुआ था आपका 1988 में, है ना। तो भाई देखिए 1988 में जब इसका गठन हुआ आपका नेशनल हाउसिंग बैंक का, तो ये भी क्या था, ये आपका RBI द्वारा गवर्न था। और उसके साथ में आपका आया क्या, SIDBI। अब एक और चीज़ आपको बतानी है क्या, जो आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आप लोग को पता ही है कि 1990 में हुआ था। देखिए बेटा हुआ क्या था, आप लोग अभी बैंक्स पढ़ने वाले हैं, तो आपका ईयर था 1980 का। और आपको पता होगा कि आपका 1980 में आपका 6 ऐसे बैंक थे जिनकी जो जमा पूंजी थी वो आपकी 200 करोड़ से ज़्यादा की थी, इसलिए उनको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था RBI के द्वारा। तो उस वक्त क्या था कि आपका बैंकिंग का जो लेवल था वो आपका बढ़ रहा था, और आपके जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनके पास जो धन था उसमें कमी होती चली जा रही थी। तो बोला गया क्या कि RBI ने क्या किया कि 2 बैंकों को डेवलपमेंट बैंक घोषित कर दिया। और वो जो आपके जो 2 बैंक थे, एक था आपका ICICI और आपका था IDBI। तो ICICI को सन 2000 में और आपका जो IDBI था इसको सन 2004 में क्या कर दिया गया, डेवलपमेंट बैंक घोषित कर दिया गया कि इन सारे के सारे बैंक्स को इन केस अगर धन की आवश्यकता होती है तो ये क्या करेंगे, उनकी पूर्ति करेंगे। और मार्केट में अगर कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करती है तो उसको भी अगर धन की नीड होती है तो वो कौन करेगा, आपका ICICI और IDBI करेंगे। तो आपको बोला गया क्या, इन चारों बैंक्स के अलावा आपके ICICI और IDBI को, इसको 2000 में और इसको 2004 में क्या कर दिया गया, आपका डेवलपमेंट बैंक घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, RBI के द्वारा, RBI के द्वारा। और बाकी ये जो आपकी एग्जिम बैंक था, नाबार्ड था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म है, इसका कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सबके फाउंडेशन ईयर है। और ये सारे के सारे क्या हैं, आपके RBI द्वारा निर्देशित हैं ये सारे के सारे बैंक। तो ये आपको जानना जरूरी है। खैर आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स खत्म हुए हैं, आप सीक्वेंस देखोगे आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। क्या आप कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, उस कैपिटल मार्केट में आपका क्या था, आपके 3 सेक्शन से, एक था आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एक तरफ थे आपके बैंक्स और दूसरी तरफ थे आपकी क्या, सिक्योरिटी मार्केट। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उठाए थे जिसमें आपको 4 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया था। पहले थे आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सेकंड है आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, थर्ड है आपके स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फोर्थ है आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। जो आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, इसमें आपके 5 इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो कि 1948, 1955, 1964, 1919, 1997 में क्या हुए थे, स्थापित हुए गए थे, स्टैब्लिश किए गए थे। नाम क्या क्या है सीक्वेंस में, पहला था IFCI, सेकंड था ICICI, थर्ड था आपका IDBI, देन SIDBI एंड फिर IIBI। सबके फुल फॉर्म मैंने बताया कि IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे थे। अब क्या हुआ, जब इन लोगों को तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बना दिया, लेकिन आपका क्या हुआ, ईयर था आपका 1980 और 1980 में क्या हुआ, आपको जो बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब उनके पास सीमित संपत्ति हो गई, इसलिए क्या किया गया, आपका RBI द्वारा ICICI को और IDBI को सन 2000 में और सन 2004 में डेवलपमेंट घोषित कर दिया गया, डेवलपमेंट बैंक। और आपके जो 4 हैं फिलहाल, अगर आज की डेट की बात करी जाए, हाल की करंट की बात करी जाए, तो आपके RBI द्वारा जो निर्देशित आपके जो डेवलपमेंट बैंक्स उनकी संख्या कितनी हो गई है, आपकी अब 4 हो गई है। जिसमें आपका आता है एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसका गठन हुआ था 1982 में। आपका नाबार्ड यानी कि नेशनल के ये है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था। और आपका NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में गठित हुआ था। एंड SIDBI आप सभी लोग जानते हैं कि 1990 में क्या हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये थे आपका क्या, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। देन आपने पढ़ने हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स पढ़ने हैं। इन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। और ये आपने याद करना है, जितना मैं बता रही हूँ, जितना मैं बोल रही हूँ, उसको ढंग से सुना करिए और उसको याद भी करते रहा करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, नहीं याद करेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन के पहले बहुत सारा टाइम नहीं मिलता रिवीजन करने का। बहुत सारी एक एक लाइन पे आप अंडरलाइन करके नहीं पढ़ सकते। तो आपने पढ़ना क्या है, आपने एक एक वर्ड को पढ़ना है, एक एक दिन का पढ़ना है, उसी दिन खत्म कर लेना है, क्लास के रहते रहते खत्म कर लेना है। मुझे नहीं लगता आपको याद नहीं हुआ होगा, सबको याद हो गया होगा। अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अभी तक के लिए बाय।